हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में लीडरशिप नेतृत्व पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। लीडरशिप के बारे में कहा गया, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स विच दे गाइड पीपल और देयर एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। चेस्टर आई बर्नार्ड। जो नेतृत्व है ये किसी व्यक्ति के व्यवहार या उसके गुणों की एक ऐसी कला है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो अधीनस्थों को या समूह में कार्यरत व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इसे डेफिनेशन द्वारा और व्यापक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। कीथ डेविस के अनुसार नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और लक्ष्यों की ओर अभिप्रेरित करता है। तो कीथ डेविस ने 3 बातों का विशेष रूप से अपने डेफिनेशन में उल्लेख किया। एक तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य, दूसरा उत्साहपूर्वक प्राप्त करने वाला मानवीय गुण, और तीसरा एक समूह में बांधे रखने का गुण। तो 3 बातों से कि व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रेरित करने की ऐसी योग्यता, ऐसा मानवीय तत्व जो समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोंटस के अनुसार, नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है। ये कला है या एक प्रोसेस है जो लोगों को प्रभावित करती है। किस प्रकार से? ताकि लोग समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक प्रयास करें। तो कोंटस के अनुसार नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की कला या प्रक्रिया है ताकि लोगों को समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक प्रयास के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में अपने कह सकते हैं कि प्रबंधकीय नेतृत्व एक ऐसा व्यवहारिक गुण या व्यवहार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, जिसको अपने नेता कह सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों को स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक पर्सनल क्वालिटी है या एबिलिटी है या व्यक्तिगत गुण है नेतृत्व। इसके साथ साथ ये कार्य करने पर निर्भर करता है। नेतृत्व जो क्षमता है ये विकसित और प्राप्त की जाती है कार्यों के माध्यम से, कार्यों को करने के तरीके के माध्यम से। इसके अंतर्गत फॉलोवर्स होते हैं, आपसी संबंध इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें प्रभाव छोड़ने की एक गुण होता है, कला होती है। ये गतिशील प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं। ये सामूहिक हित की एकता के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करता है और ये लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अपने कार्यरत व्यक्तियों को अधिकतम क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब प्रश्न ये आता है, ये पैदा होता है कि क्या जो मैनेजिंग और लीडरशिप है ये क्या प्रबंध और नेतृत्व एक समान है या इनमें अंतर है? जनरली देखते हैं कि प्रभावशाली प्रबंधक में नेतृत्व का गुण विद्यमान रहता है। नेतृत्व क्षमता के बिना सफलतापूर्वक प्रबंध करना अपने कहते संभव नहीं है। अर्थात यदि कोई प्रबंधक सफल है तो निश्चित तौर पर उसमें नेतृत्व का गुण विद्यमान होगा। लेकिन क्या इन बातों से हम ये समझ लें कि प्रबंध और नेतृत्व एक है या एक समान है या इनमें अंतर है? तो प्रबंधक में नेतृत्व गुण होना ये अलग बात है, लेकिन ये दोनों एक समान नहीं है, इनमें अंतर है। प्रबंध जो है, जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि इसकी उत्पत्ति संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है या किसी भी संस्था में संगठन और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नेतृत्व का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है जहां व्यक्तियों का समूह है। इसी प्रकार हम ये कहें प्रबंध कार्य में प्रबंध और अधीनस्थों का आपस में संबंध पाया जाता है, लेकिन लीडरशिप में ऐसा कोई संबंध पाना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार प्रबंधक का कार्य संस्था के कार्यों का
या अपने कहते हैं जो समूह के कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण है। जबकि हम ये कह दें कि नेतृत्व में सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों का स्वैच्छिक रूप से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार प्रबंधक जो है वो संस्था के नियमों के अनुसार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कह दें, अपने अधिकारों और दायित्वों का डेलीगेट करते हैं। लेकिन जो नेतृत्व है इसमें डेलीगेशन हो या इसके कोई नियम बनाए गए हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार हम ये कह दें कि प्रबंधक की जो स्थिति है तब तक निरंतर रूप से चलती रहती है जब तक वो सेवा में बना रहता है। जबकि जो नेतृत्व है या नायक की स्थिति है, हम ये कह दें वो उसके अनुयायियों पर और उनकी स्वीकृति पर निर्भर करती है। प्रबंधक को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो उसके पद या औपचारिक स्थिति के कारण से प्राप्त होती है जो पहले से तय की गई है। जबकि हम कह दें नेतृत्व में नायक की जो स्थिति है वो उसके आपसी उसके पर जो गुण उसके अंतर्गत विद्यमान है उसके ऊपर निर्भर करती है, उसके कारण से उसे वो स्थिति प्राप्त होती है। प्रबंध में जो लोग कार्यरत होते हैं वो नियमों में बंधे हुए प्रबंध की नीतियों का अनुसरण करते हैं, जबकि नेतृत्व में लोग स्वेच्छा से उसकी बातों को या उसके कथन को अनुसरण करते हैं। और प्रबंधक अपने अधीनस्थों के व्यवहार के लिए, उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि नायक कह दें या नेता कह दें वो अपने अनुयायियों के लिए कोई कार्य के लिए प्रत्यक्ष तौर पर उत्तरदायी नहीं होता। और इसके साथ साथ प्रबंधक में नेतृत्व का गुण होना नितांत आवश्यक है, तभी वो एक सफल प्रबंधक बन सकता है। जबकि नायक में प्रबंधकीय गुण हो ये आवश्यक नहीं है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ या फंक्शंस ऑफ लीडरशिप या रोल ऑफ लीडरशिप कह दें। नेतृत्व का महत्व क्या है, कार्य क्या है। हमने देखा कि लीडरशिप जो है ये एक डायनेमिक है और एक ये रचनात्मक क्रिया है, शक्ति है, जिसके द्वारा किसी भी समूह को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसमें विद्यमान शक्ति को विकसित किया जाता है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो हम ये कह दें कि उद्देश्यों के निर्धारण में डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, तो इसके लिए लीडरशिप का बहुत नितांत महत्व है। एक अच्छा नेतृत्व उद्देश्यों को अधीनस्थों की मनोभावना को समझते हुए और उसके अनुसार उन्हें व्यवहारिक दिखाकर उद्देश्यों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है और उद्देश्यों को इस प्रकार से निर्धारित करता है जिसमें जो अधीनस्थ कार्यरत है उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे। तो उद्देश्यों के निर्धारण में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना, कर्मचारियों का अपने कहते हैं सकारात्मक सोच पैदा करना, उसमें आत्मविश्वास या एक उत्साह का संचार करना, ये सभी कार्य नेतृत्व द्वारा ही संभव है। क्योंकि जब वो इस प्रकार से अपने गुणों का प्रदर्शन करता है तो निश्चित तौर पर जो अधीनस्थ होते हैं उनमें एक कार्य करने की भावना पैदा होती है और ये भावना उनके मनोबल में वृद्धि करती है। ये प्रक्रिया जब बार बार चलती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका उत्साह का तेजी से विकास होता है और कर्मचारी स्वतः समन्वित होकर कार्य करने लगते हैं। इन सब क्रियाओं का प्रभाव ये पड़ता है कि कर्मचारी एक समूह भावना या टीम भावना में कार्य करते हैं और उसके माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी कार्य क्षमता का अधिकतम सदुपयोग करते हैं। इसके साथ साथ उनमें निष्ठा की भावना भी पैदा होती है और वो अच्छे भविष्य को, जो नेतृत्व होता है वो अच्छे भविष्य को साकार करने में उन्हें अपना मार्गदर्शन देता है। इसके साथ साथ हम ये कह दें कि जो प्रभाव है वो वास्तव में कर्मचारियों पर जो नेतृत्व का प्रभाव है वो इन गुणों के कारण से बार बार इस प्रक्रिया के पुनरावृत्ति होने के कारण से बढ़ता है। इससे परिवर्तनों को भी लागू करना संभव हो जाता है और इसके साथ साथ वो नेतृत्व कर्मचारियों को परामर्श देना, कर्मचारियों को दिए गए अधिकार या जो अपने कह दें उनकी दायित्व है उसके लिए सचेत करना, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो अपने अधिकारों का सदुपयोग करें और समय के अनुसार अपना कार्य करें ताकि एक अच्छे भविष्य की कल्पना की जा सके। इस प्रकार से नेतृत्व अपने
कार्य और गुणों से एक ऐसा प्रभाव बनाता है, एक इस प्रकार का भूमिका अदा करता है जिससे कि पूरा समूह जो उसके अधीनस्थ है या आसपास कार्यरत है वो एक टीम भावना से, उत्साह से अभिप्रेरित होकर कार्य करने लग जाता है। और इस प्रकार की भावना अपने कहते हैं प्रबंध की है प्रभावशीलता में। जो प्रबंध है उसमें अगर नेतृत्व का गुण होगा तो निश्चित तौर पर उसकी प्रभावशीलता में भी वृद्धि करेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप या स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। देखिए नेतृत्व या नेतृत्व शैलियाँ कैसी होती हैं और इसे नेतृत्व शैली किसे कहा जाता है। हम ये कह दें कि नायक या कोई भी नेता अपने अनुयायियों और परिस्थितियों को जिस तरीके से या जिस रास्ते से प्रभावित करता है वही नेतृत्व शैली कहलाती है। अर्थात जिस तरीके से जिन माध्यमों का वो प्रयोग करता है, जिन विधियों से करता है, जिन रास्तों का प्रयोग करता है उसको अपने नेतृत्व शैली या स्टाइल कहते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार से है। एक इसके अंतर्गत आता है निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व आ जाता है, और एक प्रजातांत्रिक नेतृत्व आता है, और एक आता है स्वतंत्रतावादी कह दें या उदारवादी नेतृत्व कह दें। निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व जिसमें नायक या नेता या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही सर्वे सर्वा हो जाता है और अधीनस्थों को वही सब करना पड़ता है जो उनसे कहा जाता है। इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के समस्त अधिकार अपने कह दें वो केंद्रित हो जाते हैं नेता के पास, और वो अपने इन अधिकारों का अपनी इच्छा से प्रयोग करता है और अधीनस्थों को इस हद तक विवश करता है कि वो उसके अधिकारों का, आदेशों का पालन करें। दूसरा इसके अंतर्गत आता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रणाली, जिसमें नेता या नायक अधीनस्थों के सुझाव, शिकायतें, समस्याएं उनको ध्यान में रखता है, समय समय पर सभाएं आयोजित करके मीटिंग्स द्वारा उनसे इसके बारे में खुद अवगत होता है, और इसके अंतर्गत वो नेतृत्व की जो यह प्रणाली है इसमें निर्णयों में वो आपसी परामर्श से अपने सहयोगियों को, अधीनस्थों को सहभागिता देकर उनके महत्व को स्वीकार करता है। इसमें अपने ये कह दें जो अधीनस्थ हैं उनको पुरस्कार द्वारा या नेतृत्व द्वारा, परामर्श द्वारा वो अभिप्रेरित करता है, और इसके साथ साथ उनका सहयोग स्वेच्छा से प्राप्त करने का प्रयास करता है। थर्ड इसके अंतर्गत आता है स्वतंत्रतावादी या हम कह दें उदारवादी नेतृत्व। तो इसमें क्या है कि अधीनस्थ जो नेता होता है वो अपने अधीनस्थ या अनुयायियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, और या कम से कम कह दें हम हस्तक्षेप करता है। वो नेता अधीनस्थों को स्वतंत्रता पूर्वक या अपने कह दें निर्बाध रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रणाली में अधीनस्थ संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप अपने उद्देश्यों को स्वयं निर्धारित करते हैं और स्वतः ही प्रेरित होकर कार्य करने के लिए अपनी क्षमता का अधिकतम सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कौन सी नेतृत्व प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है ये कहना असंभव है, कारण कि ये बहुत कुछ व्यक्तियों पर, उद्देश्यों पर, समय पर, स्थान पर और अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उन पर निर्भर करता है, और कई बार एक साथ कई शैलियों का, स्टाइल का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों को प्रेरित किया जाता है, और वो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो नायक होता है, नेतृत्व होता है, वो उस शैली का प्रयोग करता है जिससे वो प्रभावशाली तरीके से अपने नेतृत्व की छाप उन पर छोड़ता है। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टूडेंट आता है एक नेतृत्व में, सफल नेतृत्व में क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। तो ये सामान्य सी बात है कि नेतृत्व वही अच्छा होगा जिसमें कुछ विशेष बातें विद्यमान रहेंगी। जैसे हम कह दें एक साउंड बिल्डअप उसका होना चाहिए, या उसका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम होना चाहिए, उसकी बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता भी प्रभावित करने वाली हो। इसके साथ साथ हम ये कह दें कि मिलनसारिता, व्यवहार कुशल होना, उसमें दूरदर्शिता का गुण पाया जाना, मानवीय संबंधों को निर्माण करना और उनमें मधुर संबंध पैदा करना। उसके अंतर्गत अभिप्रेरण की एक चातुर्य होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए जिससे वो अभिप्रेरित कर सके, निर्णय क्षमता उसकी तुरंत और साउंड निर्णय लेने की हो। इसके साथ साथ हम ये कह दें कि उसके तकनीकी चातुर्य भी उसके पास आज के समय में होना आवश्यक है।
उत्तरदायित्व की भावना उसके अंतर्गत हो, पारदर्शी हो उसका कार्य, उसकी नीतियाँ, कल्पनाशील इमेजिनेशन, उसकी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें एक साहसी का गुण होना चाहिए, वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, उसके अंतर्गत एक डायनेमिक सोच होनी चाहिए और दूसरे व्यक्तियों का वो आदर करे और हाई कैरेक्टर का वो व्यक्ति हो। उसके अंतर्गत बिजनेस एथिक्स होने चाहिए, एक नेशनलिटी होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी जिस व्यक्ति में होगी वही व्यक्ति एक अच्छा नेता बन सकता है और वो अपने अधीनस्थों को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकता है। धन्यवाद।